सुपर 30 स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल में हम भारत की आकार और स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, और यह वीडियो इम्पोर्टेंट होंगी सभी एग्जामों के लिए। और इस टाइप की वीडियो का यह 5वां पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। भारत एक विशाल देश है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब होता है अगर कोई ग्लोब है, ग्लोब के ये वाला जो हिस्सा है, मतलब इस तरह वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और जो स्थिति है भारत की वह इस वाले स्थिति में वह स्थित है, मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो पूरा परफेक्ट डिटेल है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 अंश उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक स्थित है। तो इस वाली चीज़ को हम अंत में मैप के माध्यम से समझाएंगे कि किस तरह से भारत की स्थिति बनी हुई है। बट आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो पूर्वी स्थिति उत्तरी स्थिति है वह उसकी 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक स्थिति है। और पूर्वी देशांतर में देखें तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थिति है। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इस तरह से ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। इस तरह से कई मतलब वैल्यू दिए जाते हैं, उसमें आपको छांटना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह वाला जो वैल्यू है उत्तर में होगा, और यह वाला जो है 68 से लेकर 97 अंश है वह देशांतर में होगा। ठीक ना, यह अक्षांश की बात करेगा और यह देशांतर की बात करेगा। आगे चलते हैं तो अगली लाइन में लिखा गया है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है? 23.5 अंश मतलब 23.60 मिनट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर के कर्क रेखा और मकर रेखा की बात किया जाए तो दोनों की जो स्थिति है 23.5 अंश से ही स्टार्ट होती है। बट यहाँ पर कर्क रेखा की बात किया जा रहा है तो कर्क रेखा भी 23.5 अंश से स्टार्ट होती है, लेकिन भारत को मतलब हमारे देश को दो बराबर भाग में बांटने का कार्य कर्क रेखा द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें कर्क रेखा लगभग 7 देशों से होकर के गुजरती है। 7 नहीं 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। जिन राज्यों में अगर बात किया जाए तो वह राज्य हैं गुजरात राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 7 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और भारत को दो भागों में बांटती है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, भारत भूभाग बात किया जाए, भारत यह के नहीं होगा, बात किया जाए भारत भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर के रूप में है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब विश्व का अगर 100% पर अगर क्षेत्रफल माना जाए तो इसमें 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है 7.5% के आसपास है। ठीक है, इतनी जनसंख्या भारत की है, लेकिन क्षेत्रफल केवल 2.4% है विश्व की जनसंख्या के तहत। ठीक है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समुद्र लक्षद्वीप के साथ 7,516 किलोमीटर है। केवल स्थलीय सीमा जो है वह 15,200 किलोमीटर है और तटीय जो सीमा है लगभग 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं तो दक्षिण का भाग उत्तर से चौड़ा है। यहाँ पर भारत होगा, दक्षिण न होकर के भारत होगा। भारत का भाग उत्तर से चौड़ा है और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। कहने का तात्पर्य यह है, इस तरह का जो भारत का मैप है तो यहाँ से देखेंगे जो 22.5 अंश की जो लगभग अक्षांश जाती है, इस अक्षांश से दक्षिणी हिस्से की तरफ हिंद महासागर की तरफ इसकी जो चौड़ाई है सकरे की तरह होती गई है।
आगे बोला है गुजरात और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय समय की अगर बात किया जाए तो जो समय का निर्धारण होता है वह देशांतर से होता है। देशांतर रेखा से समय का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इन दोनों के देशांतर में अंतर है, इस वजह से 2 घंटे का समय का अंतर मिलता है। कहाँ से? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। बात करें 82.5 अंश पूर्व देशांतर की बात किया जा रहा है, मतलब इस हिस्से की बात किया जा रहा है, इधर के पूर्व देशांतर 82.5 अंश पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहने का मतलब यह वाला हिस्सा पूर्व कहलाएगा और इधर का हिस्सा पश्चिम है। और 82.5 अंश पूर्वोत्तर देशांतर की बात कर रहा है, तो यह भारत के लगभग उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगी और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर स्थान से होकर गुजरती थी। जो यह रेखा है 82.5 अंश, इसका कार्य यह है कि भारत का जो समय निर्धारण होता है इसी रेखा के तहत होता है। पूछ सकता है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी अंश की है, तो बता सकते हैं 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, देशांतर है, अक्षांश नहीं है। ठीक है, और यह इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। देखिए यहाँ से देखिएगा, देशांतर का प्रभाव समय पर पड़ता है और अक्षांश का जो प्रभाव है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। ठीक है, मतलब भारत जैसा जितना विस्तार हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, ऐसा किसी भी देश के पास ऐसी विस्तार नहीं है। और बोला गया है कि भारत की किसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण, भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम रखा गया है, जिसका नाम है हिंद महासागर। ठीक है, इसी मतलब हिंदुस्तान का जो असली सीमा है, एक सागर जिसका नाम है हिंद महासागर से काफ़ी जुड़ा हुआ है, इस वजह से उस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। आगे चलें तो आगे है 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर का दूरी कम हो गई। किस नहर की बात कर रही है? स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यह जो स्वेज नहर है भारत और यूरोप के बीच में एक व्यापारिक मार्ग का निर्माण करती है, जिसकी वजह से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। आगे है सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। कहा किया जा रहा है जो सबसे प्राचीन भूभाग है वह गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। कहने का मतलब भारत से चाहे एशिया महाद्वीप जो है एक प्राचीन भूभाग में है। ठीक है, और यह प्राचीन भूभाग गोंडवाना इस तरह का एक ऐसी भूमि स्थल थी, या फिर कह सकते हैं एक बहुत बड़ा पृथ्वी का एक हिस्सा था जिसका नाम गोंडवाना है, उस चीज़ का वह हिस्सा था। गोंडवाना भूमि के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका तथा अटलांटिक क्षेत्र शामिल है। बता रहा है कि जो गोंडवाना भूमि है, यह भी पूछ सकता है भारत किस भूमि का हिस्सा है, तो वह गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। इस गोंडवाना भूमि के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो भारत ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। भारत का जो यह वाला हिस्सा जो हिमालय से इधर वाला हिस्सा है, यह गोंडवाना भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह जब अलग था, भारत के हिस्से से अलग था, तो उस तरह ऊपर की तरफ यह प्रवाहित होने लगा, मतलब चलने लगा। और चलने के बाद प्रवाह के परिणाम स्वरूप एक प्लेट, अपने से अधिक विशाल प्लेट जिसका नाम था यूरेशिया, भारत की जो यह वाला हिस्सा है हिमालय पर्वत वाला हिस्सा, उसके ऊपर वाला मतलब उत्तरी हिस्सा जो है वह यूरेशिया प्लेट के नाम से जानी जाती है, यूरेशिया प्लेट। और इसी प्लेट में यह गोंडवाना प्लेट जाकर के टकराव के कारण इन दोनों के बीच में एक टेथिस सागर था। इस वाले हिस्से में एक सागर था जहाँ पर आज हिमालय स्थित है। उस टेथिस के पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। टेथिस के रूप में उत्तर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे रखने के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हो गया। इस चीज़ को हम अभी समझाएंगे मैप के माध्यम से, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आज हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ पर एक सागर हुआ करता था, जिस सागर का नाम है टेथिस सागर। इस सागर पहले सागर था, लेकिन बाद में यह हिमालय का रूप धारण कर लिया। इसका वजह यह है कि जो गोंडवाना भूमि है वह यूरेशिया प्लेट में टकराने की वजह से इसका मलबा एक वलित पर्वत के रूप में
ऊपर उठ गया और इसी कारण से यह हिमालय का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं। समय के साथ उत्तर के पर्वत एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियां के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। कराया जो द्रोणी का निर्माण हुआ। द्रोणी का निर्माण हुआ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस तरह से भारत का नक्शा बनाया जाए और यहाँ से अगर हिमालय पर्वत की सीमा को निरूपित किया जाए तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हिमालय पर्वत की एक बहुत बड़ी सीमा है और इधर भारत के अरावली पर्वत, ठीक है, अल्पास पर्वत, जिस तरह से यह प्रायद्वीपीय भाग है, इस भाग के अंतर्गत एक बहुत बड़ा मैदान था। मैदान के द्रोणी का नाम दिया गया और यह द्रोणी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन 3 नदियों द्वारा लाई गई अवसाद के कारण यह एक उपजाऊ भूमि का निर्माण हुआ और इसी उपजाऊ भूमि के कारण यह एक समतल भूभाग मतलब भारत का उत्तरी मैदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखें तो हिमालय की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इम्पोर्टेंट लाइन है युवा स्थलाकृति। पूछ सकता है कि युवा स्थलाकृति किन ऑप्शन को हो गए, मतलब अरावली पर्वत दे देगा, हिमालय पर्वत दे देगा, नीलगिरी दे देगा, इस तरह से 4 पर्वत दे देंगे और पूछेगा कि बताइए कौन सी युवा स्थलाकृति है। तो जो हिमालय पर्वत होगी वह युवा स्थलाकृति और साथ ही साथ वलित पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य भौगोलिक विवरण हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। आगे चलते हैं, मैप के माध्यम से हम भारत की स्थिति को जान लेते हैं। और यहाँ पर जो ये आपको बताया जा रहा है हिमालय पर्वत की एक अलग सी वीडियो होने की, उत्तरी मैदान की, प्रायद्वीपीय पठार की, सबकी एक अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लेकर के आएंगे और इस तरह से हमारे इस सीरीज से जुड़े रहिए। आगे चल देखते हैं तो यह वाले जो मैप है यह पृथ्वी के ग्लोब को इस तरह से फैला कर रखा गया। तो यह आपका 0 अंश का देशांतर है और यह अक्षांश है, ध्यान रखिएगा, यह अक्षांश सॉरी यह वाले जो यह लाइन है वह अक्षांश है। देखिए यहाँ से 0 से लेकर यह अक्षांश को दर्शाएगी, इस तरह की लाइन अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है, और इस तरह की लाइन देशांतर को दर्शाएगी, ठीक है। तो यहाँ 0 वाली यह भी गलत बन गई, तो यह वाली जो लाइन है वह देशांतर को दर्शाएगी, 0 अंश की देशांतर रेखा। तो ध्यान रखिए देशांतर से कितनी दूरी पर भारत स्थित है, तो देखिए यह वाली कौन सी लाइन बताएगा, यह बताएगा। तो यहाँ से ऊपर देखिए लगभग यह लाइन आ रही है ना, देखिए इस तरह से एक लाइन आएगी। तो यह बताएगी भारत के पूर्वी देशांतर और यह जो लाइन आएगी इसके बीच वाली यह बताएगी पूर्वी देशांतर और यह अक्षांश को दर्शाएगी जो 8 अंश 4 मिनट को दर्शाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और 37 अंश 6 मिनट को यहाँ से दर्शाएगी, ठीक है। मतलब इस स्थिति में इस रूप में भारत की स्थिति है। आई बात समझ में। और आगे चलते हैं तो आगे देखें तो आगे आपको मिलेगा कि इस तरह की भारत की जो स्थिति है, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरी है, कर्क रेखा ठीक है, 23.5 अंश 23.5 अंश पर कर्क रेखा स्थित है, ठीक है। हमने बताया अभी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह से कुल टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांटती है। बात किया जाए तो यह यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, और यहाँ पर लक्षद्वीप है जो अरब सागर में पड़ता है और यहाँ पर एक देश है श्रीलंका। यह ऐसा देश है जिसकी असली सीमा भारत से नहीं लगती है, जलीय सीमा लगती है, लेकिन यह भारत से सटा हुआ नहीं है। भारत से सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है, इधर जो है पाकिस्तान स्थित है, यहाँ पर म्यांमार स्थित है और इस बीच में एक बांग्लादेश स्थित है, ठीक है। इस तरह से भारत की स्थिति है। यहाँ पर यह जो हिंद महासागर है यह बंगाल की खाड़ी है, यह अरब सागर स्थित है, ठीक है। हिमालय की ये जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ से लेकर के नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक है, ठीक है। भारत की अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसके हिमालय की अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसके बारे में हम पीछे अगली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से हिमालय का विस्तार हुआ है और इसके कौन कौन से श्रेणियां हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।